सो स्टूडेंट्स, हमने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है 1991, उसमें हमने क्या क्या कर लिया है अभी तक। 3 जो कंपोनेंट्स हैं आपके एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हमने तीनों कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमने ये LPG अडॉप्ट किया उससे हमारी इकॉनमी को जो हमने ऑब्जेक्टिव सोचा था, क्या हमें उतना मेरिट मिला? अगर हमें उससे फ़ायदे हुए तो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट कहाँ देखने को मिले? ऐसा तो होता नहीं कि किसी भी चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। कोई भी चीज़ आप अडॉप्ट करते हैं तो हमेशा उसका एक एडवर्स इफ़ेक्ट भी होता है। तो पहले अब हम देखते हैं व्हाट आर द मेरिट्स and then we'll move on to what were the losses that we incurred, that the Indian market incurred just because of the adoption of the new economic policy or economic reforms that were there, liberalization, privatization and globalization. तो हम स्टार्ट करते हैं अप्रेजल ऑफ LPG पॉलिसीज। मेरिट्स क्या थे? वाइब्रेंट इकॉनमी। With the application of LPG, the Indian economy has become more vibrant with the increase in GDP. क्या होता था कि जैसे ही restrictions हट गए, प्राइवेटाइजेशन हो गया, मार्केट में कंपटीशन आ गया, तो इसकी वजह से जो इकोनॉमी थी वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई। उसने वाइब्रेंट टर्न ले लिया, जिसकी वजह से जो GDP थी वो इंडिया की बहुत अच्छे से ग्रो कर गई। Stimulant to industrial production. LPG has increased the industrial production in the Indian economy because of the IT industry of India has gained a global recognition. अब क्या हुआ, जैसे ही पहले तो सारे टैरिफ्स और पॉलिसीज़ और रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए, उसके बाद एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए प्राइवेटाइजेशन कर दिया, और प्राइवेटाइजेशन के बाद जब समझ में आया कि अब हमें ग्लोबली कनेक्ट करना है तो ग्लोबलाइजेशन लाए। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो एफिशिएंट MNCs थी उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन देना स्टार्ट कर दिया, और इसका नतीजा ये हुआ कि जो IT इंडस्ट्री है आज इंडिया की, दैट हैज़ रिनाउंड इटसेल्फ ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे आपके इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एक्सेल डायनेमिक्स हो गए, और आपके बहुत टाइप के ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं IT सेक्टर्स के जो आज एक रिकग्निशन बना चुके हैं वर्ल्ड ट्रेड में, वर्ल्ड कंपटीशन में, और जिसकी वजह से बहुत से क्लाइंट्स आज IT इंडस्ट्री के पास रशिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, अमेरिका से हैं और ब्रिटेन से भी हैं। सो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का ये फ़ायदा हुआ कि हमारा जो सेक्टर जो बहुत कॉम्पिटिटिव था, जिसमें एफिशिएंसी थी, जो सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आगे नहीं उभर पा रहा था, आज वो आगे बढ़ गया है। नेक्स्ट इज़ अ चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। With the LPG, the fiscal deficit has been brought down. फिस्कल डेफिसिट वो होता है जब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में कुछ एरर्स आ जाते हैं, जब हमें ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स की ज़रूरत होती है, एक्सचेंज रेट्स हमारे थोड़े से मिसबैलेंस हो जाते हैं, तो ये जो डेफिसिट होता है, ये जो कमी हमारे पास थी, वो अब कम होती जा रही थी LPG की वजह से। अ चेक ऑन इन्फ्लेशन। With greater flow of goods and services, the rate of inflation has been lowered. With high rate of inflation, increases the rate of interest, which rise in cost of investment that affect the growth rate. क्या होता था कि जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते थे, तो उसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन रेट होते थे वो कम होते गए। जैसे मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होती गई तो डिमांड को वो मीट करने लगी, तो जब डिमांड को मीट करने लगी तो जो एक्स्ट्रा जो इन्फ्लेशन होता था, जो जनरल प्राइसेस लेवल ऊपर चले जाते थे, वो मिनिमाइज होने लगे। इन्फ्लेशन का जो था लेवल वो नीचे आने लगा। जब इन्फ्लेशन के रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट के रेट्स होते हैं वो बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट
एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है इन्फ्लेशन के टाइम पर, और उसको जो एलपीजी है उसने मिनिमाइज़ कर दिया। कंज्यूमर सोवरेनिटी, consumers preferences are given importance, goods are easily within the reach of the buyers। अब क्या हुआ कि कंज्यूमर वो फोर्स बन गया जो डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करने लगा। कंज्यूमर के हिसाब से अब लोग जो प्रोड्यूसर्स थे वो प्रोडक्शन करने लगे, उनके प्रेफरेंसेस से प्रोडक्शन करने लगे। और जब एक कस्टमर के पास, पहले हमें अगर फ्रिज या टीवी लेना होता था तो हम एक के पास ठीक है हम गोदरेज का ले लेते हैं, लेकिन आज क्या है, आज इतने सारे हमारे पास ब्रांड्स हैं कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है कि हम अपने नीड के हिसाब से फीचर्स देख के हम वो चीज़ें खरीद सकते हैं। A substantial increase in foreign exchange reserves. The decline in the foreign reserve was also a reason for shifting in LPG policies, as good amount of forex reserves creates economic confidence of the global investor in the Indian market। क्या होता है कि जो हमारे फॉरेन रिज़र्व थे वो बहुत कम होते जा रहे थे, और अगर आपको अपनी इकोनॉमिक कंडीशन आपने अगर सही रखी है, और इकोनॉमिक कंडीशन का एक बहुत बड़ा एक जो आपको पैरामीटर होता है मेजर करने का, वो ये होता है कि आपके पास कितना फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है। ठीक है, अब एलपीजी की वजह से ये होने लगा कि हमारे पास भी लोग एक्सपोर्ट करने के लिए आने लगे, हमारे पास भी फॉरेन करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आने लगी, जिसकी वजह से हमने फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो था उसको मेंटेन करके रखा, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो हमारी इंडस्ट्रीज़ में, हमारी एमएनसीज़ में पैसा लगाने लगे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इस कंट्री का जो रिज़र्व है फॉरेन एक्सचेंज के टर्म्स में वो स्टेबल है, इनके पास है कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो ये हमें वहाँ से आउटकम दे सकते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन, फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, private foreign investment. FDI has increased with LPG policies. It is a very good sign of domestic economy was not able to generate enough surplus of reinvestment, and the technology we used were getting old. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हमें सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा हुआ पता है? कि एक तो हमें फॉरेन जो इन्वेस्टर्स थे उनका हमने कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से जीत लिया, और हमारी जो एमएनसीज़ थी वो इतना नहीं कर पा रही थी कि हम री इन्वेस्टमेंट के लिए हम और पैसा जमा कर सके। अब अपने ही कंपनी में बार बार आप ही पैसा लगा रहे हैं तो आप कितना मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट भी अपना कैलकुलेट करना है, आपको सैलरीज भी देनी है, आपको एडवर्टाइजमेंट भी करना है, तो अपने ही प्रॉफिट से आप कितना री इन्वेस्ट बार बार कर पाएंगे। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व था, इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो इन्वेस्टर्स थे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने इंडियन एमएनसीज़ में पैसा लगाना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट स्केल जो था वो ऊंचा हो गया, वो बार बार इंक्रीज़ करता गया। रिकग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, एलपीजी की वजह से जब हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, मॉडर्नाइजेशन हो गया, अपग्रेडेशन हो गया, कम्युनिकेशन होने लगा आईटी सेक्टर की वजह से दूसरी कंट्रीज से, ट्रेड होने लगा दूसरी कंट्रीज से, और हमारे पास रिजर्व्स भी रहने लगे फॉरेन एक्सचेंज के, तो इसकी वजह से इंडिया ने बहुत जल्दी एक डेवलपिंग नेशन का टैग ले लिया अपनी इकोनॉमी को डेवलप करते हुए। अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट, मतलब कि जहाँ पहले जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे वो सिर्फ रिजर्व के पब्लिक सेक्टर के लिए, अब वहाँ से हट के हमारा जो मार्केट है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट अब बन चुका है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू व्हाट वे द डीमेरिट्स, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। हम जब सेक्टर्स की बात करते हैं तो आप लोगों ने आई थिंक क्लास 7-8 से स्टार्ट किया होगा पढ़ना कि हमारे जो सेक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के बेसिकली होते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है हमारा? यू कैन से एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर हमारा होता है इंडस्ट्री, और टर्शियरी सेक्टर होता है द सेक्टर विच प्रोवाइड सर्विसेज। ठीक है,
तो जो LPG आया, इसमें अगर आप नोटिस करें तो इस LPG में एग्रीकल्चर का क्या कहीं पर भी नाम था? कहीं नहीं था। ये जो LPG आया, ये पूरा का पूरा आया सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए, सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा था, हर चीज़ हो रही थी। लेकिन एग्रीकल्चर को बहुत बुरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया, जिस पे पूरा कंट्री जो है वो डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर के लिए तो किसी ने यहाँ पर सोचा ही नहीं, है ना। अब इसमें क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हमने कर दिया, लेकिन उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस होता है। अगर हम IT सेक्टर को साइड रख दें, IT सेक्टर में तो चलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे तो सिर्फ उनकी डीलिंग्स होती हैं, बट जो हमारे प्रोडक्शन सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, उन्हें भी तो रॉ मटेरियल चाहिए होगा। वो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? वो रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से आता तो एग्रीकल्चर से है, राइट। तो एग्रीकल्चर को इस तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से ग्रोथ जितना इंडियन गवर्नमेंट सोच रही थी उतना मिल नहीं पाया। नेक्स्ट, अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। अब इस इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ, एग्रीकल्चर को तो इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, जो कि पूरा रूरल एरिया में था। अब कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर था? सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो लोग इन्वॉल्व थे वो कहाँ रहते थे? अर्बन एरिया में, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो सारी अर्बन एरिया में इस्टेब्लिश थी। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर किसी की इम्प्रूव हो रही थी तो वो सिर्फ अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों की थी। रूरल पॉपुलेशन या एग्रीकल्चर पे, जहाँ पे 75% लोग आज के टाइम पे डिपेंडेंट हैं, उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। GDP बढ़ रही थी, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बढ़ रही थी। वो GDP बढ़ रही थी इन अर्बन एरियाज़ की वजह से। इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म। अब इसमें क्या हुआ कि हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ तो बना ली, लेकिन आज भी बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में जिनके मैक्सिमम शेयर्स जो हैं वो तो फॉरेनर्स ने ख़रीदे हैं। MNCs जितनी भी इंडिया में हैं, उसमें से अगर आप बात करें तो बहुत से ऐसे MNCs हैं जिन पे आज भी रूल ब्रिटिशर्स का है, इंडियन ओनर्स नहीं है। रिसोर्सेज इंडिया का, फैक्टर्स इंडिया के, लेकिन ओनर कौन है? ओनर कोई और है। तो इस तरीके से बहुत सारा मनी जो है इंडिया का वो बाहर ऐसे ही चला जाता है, क्योंकि आज भी उन्होंने हमें ओवरटेक किया हुआ है। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। इसमें क्या होता है कि विद स्प्रेड ऑफ MNCs देयर हैव बीन स्प्रेड ऑफ चॉइस। नाउ कंज्यूमर्स आर स्पेंडिंग बियॉन्ड देयर मीन्स। अब क्या होता है ना, कई बार जैसे होता है कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स में जाएं शॉपिंग के लिए, कई बार होता है कि अगर आपको 500 रुपये दिया गया है और आपको लिमिट है कि भाई 500 में ही आपको शॉपिंग करके आना है, तो आप अपनी जितनी ज़रूरतमर्रा की चीज़ें होती हैं वो 500 में आप खरीद के चले आते हैं। अब आप ही को अगर हम एक दिन 5000 दे दें तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ 500 की शॉपिंग करके रुक पाएंगे? नहीं रुक पाएंगे। अगर मैं आपको कॉम्प्लेक्स लेके चली गई तो वहाँ आपके पास वैरायटी होगी। ऐसे जैसे कि मान लीजिए एक बेसिक एग्जांपल कि आपको मान लीजिए कि डेली का आपको रेशन का सामान लेना, जो राशन का आप सामान लेते हैं, वो आप लेने के लिए किसी मार्ट में चले गए और वहाँ से आप पूरा सामान लेके जो भी आपको ग्रेन्स और पल्सेस, सीरियल्स, ऑयल, ये सब जो चाहिए वो आप लेके चले आए। अब मैं आपको 5000 देकर एक मॉल में भेज दूँ तो क्या आप सिर्फ अपनी ज़रूरतमर्रा की चीज़ें लेकर आ पाएंगे? आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो आप क्या करेंगे? आप ड्रेस भी ले लेंगे, आप कुछ फूड कोर्ट में भी बैठ जाएंगे, आप कुछ गैजेट्स अगर अच्छे लगे तो आप वो भी ले लेंगे। यही प्रॉब्लम हुई कंज्यूमरिज्म में कि MNCs जब इतने सारे इस्टेब्लिश हो गए ना, तो इतने सारे चॉइसेस मिल गए कंज्यूमर्स को कि लोग अपनी हद से ज़्यादा स्पेंड करने लगे। जहाँ पहले उनकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती थी, वो बेसिक रिक्वायरमेंट भूल गए। तो इसकी वजह से क्या होता था, जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट पहले होती थी कंज्यूमर्स के लिए, वो अब नहीं होती थी, क्योंकि कंज्यूमर्स पूरा पैसा तो उड़ा देते थे। इसी तरीके से उनको जब इनकम मिलती थी, उनके पास चॉइसेस इतनी ज़्यादा होती थी कि पहले वो ये भी खरीदेंगे, फिर वो भी खरीदेंगे, फिर नेक्स्ट चीज़ खरीदेंगे, फिर उसके बाद और उनके पास कोई ऑप्शन है तो वो उसे भी खरीद लेंगे। और इसकी वजह से वो जो है कुछ सेव नहीं कर पाते थे। तो MNC का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मिला वो ये मिला कि लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना भूल गए। Lopsided growth process. The growth has been observed but not on all sectors. Farmers are producing cash crops instead of
सब्सिस्टेंस क्रॉप। अब इसमें क्या हुआ कि ग्रोथ हमने देखा, डेवलपमेंट हमने देखा, लेकिन वो सारे सेक्टर्स का नहीं हुआ, स्पेशली प्राइमरी सेक्टर का तो कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो फार्मर्स थे उन्हें भी अपना प्रॉफिट देखना है, तो फार्मर्स क्या करने लगे, वो कैश क्रॉप्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे, जैसे जूट हो गया और आपके कॉटन हो गए, तो ये सब चीज़ें वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे, जिसकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है, जिससे वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो डेली के जो हमें फूड ग्रेन्स चाहिए होते थे, राइस, बाजरा, मेज़, वीट, इन सब की प्रोडक्शन कम होने लगी, क्योंकि फार्मर्स तो हमारे पास लिमिटेड थे। फार्मर्स अगर हमारे पास 100 थे तो वो भी तो अपना प्रॉफिट देखेंगे, जब एलपीजी आया तो वो भी तो अपना प्रॉफिट देखेंगे। एग्रीकल्चर को तो पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो ये क्या करने लगे कि उन 100 में से 20 जो थे वो सिर्फ बेसिक जो आपके फूड ग्रेन्स हैं डिमांड के लिए वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाकी 80 ने क्या किया, अपना प्रॉफिट देखने के लिए वो कैश क्रॉप प्रोड्यूस करने लगे। तो अब क्या होगा इसकी वजह से जो डेली आपके फूड ग्रेन्स हैं वो महंगे हो गए, क्योंकि फार्मर भी तो अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा करना चाहेगा। उसे क्या है, वो तो अपने फैमिली के लिए थोड़ा सा उसने जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, जो उनको ज़रूरत की चीज़ें हैं, ग्रेन्स और बाजरा और ये सब उन्होंने अपने लिए वहाँ पे प्रोड्यूस कर लिया अपनी फैमिली के लिए, और नेक्स्ट जो अपना उनका जो रेस्ट ऑफ द प्लॉट उनका लैंड बचा उस पर उन्होंने कैश क्रॉप्स उगा लिए। तो इससे सबसे बड़ा सफरर कौन होगा, अपनी ही कंट्री में फूड ग्रेन्स की डिमांड पूरी ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि फार्मर्स अब नहीं प्रोड्यूस करेंगे, वो अपने लिए प्रोड्यूस करेंगे, वो अपने लिए कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करेंगे। ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट निकल के आया था आपके एलपीजी की वजह से। नेक्स्ट, कल्चरल इरोजन। एमएनसीज की वजह से क्या हुआ था कि हम अपना कल्चर भूलने लगे। अब क्या होता है कि हम पूरी की पूरी वेस्टर्न लाइफस्टाइल को जीने लगे हैं, क्योंकि जो एमएनसीज हैं वो भी उस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे पास पैसा भी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इस डेवलपमेंट के आड़ में हमने अपना कल्चर और ट्रेडिशन को खो दिया। नेक्स्ट, शुड वी अडॉप्ट एलपीजी और नॉट। अब एलपीजी के हमने मेरिट भी देख लिए, डीमेरिट भी देख लिए, तो क्या हमें ये जो एलपीजी है ये अडॉप्ट करना चाहिए, क्या इसे आगे चलाना चाहिए। एलपीजी हमें अडॉप्ट करना है क्योंकि हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। पहला, वी शुड होल्ड बिग प्लेयर्स विद आवर सेल्स। हम क्या करते हैं, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे हम सारी कंपनीज को प्राइवेट करने पे लगे हुए हैं, लेकिन एक चीज़ आप सोचिए, हमें कम से कम कुछ चीज़ें तो प्राइवेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने हर चीज़ प्राइवेट कर दी तो जो गरीब लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन पे हैं, वो कैसे उस चीज़ को पूरा कर पाएंगे। आज अगर हम सारे स्कूल्स प्राइवेट कर देंगे, प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस इतनी ज़्यादा होगी, तो जो नॉर्मल फार्मर्स हैं या जो बहुत बिलो द पॉवर्टी लाइन है, वो अगर एजुकेशन चाहते हैं तो वो कैसे उसको मीट आउट कर पाएंगे जब उनके पास पैसे ही नहीं होंगे, राइट। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हर चीज़ को हम ना एमएनसीज़ के नाम पर और प्राइवेटाइजेशन के नाम पे मार्केट में हम उसे ओपन कर दें। हमें कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे तो हमें प्राइवेटाइजेशन में नहीं देना है। डू नॉट कंप्राइज विद इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ आर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। मतलब कि हम फार्मर्स जो हैं उन पे भी फोकस दें, उन पे भी ध्यान दें, उन्हें ज़रूरत है हमारे सपोर्ट की। हम सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैसे के टर्म्स में ना देखकर सोशल वेलफेयर के टर्म्स में भी देखें। सोशल वेलफेयर को हम पूरी तरह नेग्लेक्ट नहीं करें, जो कि एलपीजी में हमने कर दिया। वी शैल नॉट बिकम सर्वेंट्स ऑफ एमएनसीज। आज के टाइम पे हर कोई क्या कर रहा है, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद एमएनसी में गए, वहाँ पे एप्लीकेशन दिया, वहाँ पे इंटरव्यू दिया एंड वी गॉट सिलेक्टेड और हम वहाँ जॉब कर रहे हैं। तो हम क्या होगा, एक तरीके से हम हर कोई सर्वेंट बनने का ना सोचे। कोई सोचे कि नहीं हम अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लें, कोई सोचे कि हम अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर लें। ज़रूरत नहीं है कि हम बस पढ़ के जाके हम एमएनसीज़ में सर्वेंट हो जाएं। दिस इज़ नॉट नेसेसरी। आपको ज़रूरत है कि आप कुछ इनोवेटिव भी करें, एंड दिस
brings to end of this chapter the new economic policy economic reforms 1991, जहाँ पे हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पढ़ा और उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़े।